नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने 2 दिन पहले, मतलब कल नहीं परसों रात को, टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। टैरिफ 25% तो उन्होंने पहले लगाई रखी थी। अब वो ये कह रहे हैं कि 25% पे 25% और 50% टैरिफ होगी। और वो टैरिफ मतलब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है। भारत में के से भी ज्यादा टैरिफ दूसरे देशों की बढ़ाई है, जिसमें बांग्लादेश है, वियतनाम है, और भी ऐसे कई देश हैं। लेकिन पाकिस्तान की हमारे से बहुत कम है, और चीन की बहुत कम। मतलब हमको अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो चीन से और पाकिस्तान के सस्ते माल से हमको अपना माल बेचना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम किसी तरह से अपनी ये घटाएं, लागत मूल्य घटाएं, या फिर हम दूसरे बाजार देखें। जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका में ही देख करें। अमेरिका से बहुत ज्यादा व्यापार होता भी नहीं है हमारा। मतलब हमारा तो बहुत ज्यादा होता है, अमेरिका के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखने की जरूरत है कि टैरिफ 50% टैरिफ का मतलब क्या है। उन्होंने मतलब टैक्स लगा दिया एक तरह से 50%। और इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ के जो उद्योग हैं या दूसरे उद्योग, मतलब चीन के को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, माल इनका ज्यादा खपाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारत पे ज्यादा टैरिफ लगा करके उसको, हमारे माल को रोक रहे हैं। तो ये एक खतरा है, क्योंकि टैरिफ ज्यादा होगी तो वहां पे भी महंगाई बढ़ जाएगी, और कच्चा माल भी टैरिफ से आएगा तो उद्योग सारे प्रभावित होंगे। हमें नया बाजार तलाशने की जरूरत है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि सिर्फ परंपरागत बाजारों जैसे अमेरिका, यूरोप पर निर्भर न रहना, और हमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में नए व्यापारिक साझेदार ढूंढना चाहिए। क्यों जरूरत है? क्योंकि वैश्विक मंदी का राजनीतिक तनाव के कारण पुराने बाजारों में जोखिम बढ़ रहा है। और इस तरह से अगर टैरिफ लगाते रहे अमेरिका की तरह, तो हमारा तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमको नए ग्राहक भी ढूंढने चाहिए जहां हम माल बेच सकें। दूसरी बात यह है कि हमको हमारे निर्माण क्षेत्रों को भी मजबूत करना चाहिए। निर्माण क्षेत्रों को मजबूत करने का मतलब यह है कि फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जहां हमारा माल बनता है, नए उद्योग धंधे शुरू होने चाहिए, फैक्ट्रियां में तकनीक आनी चाहिए, और निवेश बढ़ना चाहिए। जब तक हम निवेश नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, तब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा तो हम किसी भी तरह से उन्नत देश नहीं बन सकते, विकसित देश नहीं बन सकते। क्योंकि सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती है कि आप बनाते क्या हो। तो इसके आगे की बात करें उसके पहले मैं ये आपसे अपील कर देता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों और परिजनों को दिखाएं। और अगर आपको कमेंट करने हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करें। तो निर्माण क्षेत्र में इसलिए इसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि जितना निर्माण क्षेत्र का होगा उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से ही हम दूसरे देशों में हमारे माल को निर्यात कर सकेंगे और उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमारा उत्पाद कम है, हमारा निर्माण कम है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो हम सिर्फ टूरिज्म पे या सॉफ्टवेयर वगैरह पे ही आधारित रहेंगे, जिसका ज्यादा स्कोप अब बचा नहीं है। मतलब स्कोप तो है, लेकिन फिर भी इससे मतलब कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे चीन चीन ने निर्माण क्षेत्र में आज मोनोपोली हो गई उसकी, तो वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था तो अमेरिका की ही सबसे बड़ी है, लेकिन निर्यात में सबसे ज्यादा जो है काम चीन का है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें भी निर्माण क्षेत्र में, पहले था
ये तो बीच में जो ये एलपीजी जो नीति आई है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई है, और उसकी वजह से ही जो है ये एलपीजी की नीति की वजह से हमारा निर्माण क्षेत्र कम हो गया। पहले हमारा निर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 17-18% था, 20% तक भी था कभी, लेकिन अभी 13% रह गया है। तो वो 13% को हमको 25% तक ले जाना है। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनते ही जो मेक इन इंडिया की स्कीम लागू की थी, वो अच्छी थी, और ये स्किल इंडिया, मैंने मेकिंग इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, ये सब चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन इनको ठीक से क्रियान्वित नहीं किया गया, और मारामारी हुई, आपाधापी हुई, उसकी वजह से ये सारी चीजें फेल हो गई। अब मेक इन इंडिया का तो शेयर पिचक गया, जो हम चीन से बन के आया था, और स्किल इंडिया को वहाँ के जो मंत्री और डायरेक्टर थे वही खा गए। भ्रष्टाचार इतना हुआ स्किल इंडिया में, कोई क्लासेस नहीं हुई, कोई हुनर सिखाया नहीं, सिर्फ एग्जाम की बात, वो एग्जाम भी फर्जी हुए, सारे लोग आए ही नहीं और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट्स दे दिए। मतलब इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ उसमें कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की हालत है। स्टार्टअप हमारे जितने नरेंद्र मोदी सर कहते हैं बहुत इतने स्टार्टअप हमने शुरू कर दिए, लेकिन वो स्टार्टअप अब बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है निवेश नहीं मिल रहा है, उनका बिक्री नहीं हो रही है उनके माल की, इसलिए वो सब बंद हो रहे हैं। तो अगर हमको इन चीजों पर को सुदृढ़ करेंगे तभी, क्योंकि अभी देखिए आप पुराने जितने भी बड़े पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट्स जितने भी हैं, उनको तो हमने टैक्स के कम किया कि भाई इनको टैक्स कम करते हैं, इसलिए ये इनको प्रोत्साहन मिलेगा और यहाँ नया निवेश करेंगे और नई इंडस्ट्री आएगी। लेकिन 10 साल में आपको ताज्जुब होगा कि निवेश तो नहीं बढ़ा, इंडस्ट्रियां भी नहीं बढ़ी, और यहाँ से पैसा जो है पंप होकर के दूसरे बैंकों में, विदेशों में चला गया। बहुत सारे उद्योगपति और पूंजीपति जो 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 टैक्स का बेनिफिट जिनको मिला, कॉर्पोरेट टैक्स का, जो 30% से 22% हो गया और न्यू स्टार्टअप में 15% ही रखा था, तो वो जो मार्जिन मिला वो लोगों ने बाहर जमा करा दिया और विदेश में अपनी नागरिकता खरीद ली और वहां जाकर के निवेश कर रहे हैं। मतलब भारत में निवेश नहीं करके वहां कर रहे हैं, जबकि भारत में बड़ा मार्केट है, 142 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब निर्माण क्षेत्र में हमारे जैसे फैक्ट्री उद्योग चीज बनना है, मशीन है, मशीनरी है, वस्त्र है, ऑटोमोबाइल है, ऐसी चीजों का जो है बड़ा मार्केट है। लेकिन सुदृढ़ करने का मतलब यह है कि सेक्टर में निवेश करना, निवेश बढ़ाना, तकनीकी उन्नयन करना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को सहयोग देना। ये सब क्यों जरूरी है? इसलिए कि यही क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जरूरी है आयात पर निर्यात घटेगी, निर्यात बढ़ेगा। तीनों का आपसी संबंध है। टैरिफ बढ़ाओ तो विदेशी वस्तु महंगी होगी, घरेलू वस्तु सस्ती और प्रतिस्पर्धी होगी, निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, निर्माण बढ़ेगा तो नया बाजार तलाशने की जरूरत होगी निर्यात बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें हैं। इसमें गृह उद्योग और खादी ग्रामोद्योग को भी इसमें जोड़ना चाहिए, और क्योंकि
50 से 60% लोग जो है हमारे, 55-60% लोग, बल्कि ज्यादा 65% लोग एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। उनका जीवन पूरा, उनका रोजगार, उनका जीवन, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको मालूम होगा कोविड में जब कारखाने बंद हो गए और लोग भागम भाग हुई, तो सारे लोग गांव चले गए और गांव में खेती करके अपने जीवन को बचाया। तो ये इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है कि इसमें निवेश करना चाहिए, नई तकनीक लानी चाहिए, नए नए शोध करना चाहिए और नई फसलें बो करके अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। और खेती का तो रोजगार में 15%, जीडीपी में 15% अभी वो है, पहले 17-18% था ये भी योगदान। न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए एग्रीकल्चर को। जब तक एग्रीकल्चर खेती में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे, तब तक खेती आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि घाटे में आदमी कब तक काम करेगा। और जब घाटा होता है उसको, तो वो आत्महत्या करता है, मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि उसके पास जो संसाधन है वो खत्म हो जाते हैं। बैंक और दूसरे साहूकार जिनसे लोन लिया होता है वो उसको ताकीद करते हैं, तो दे नहीं पाता है तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्योगों की तरह विकसित करना चाहिए इनको। छोटे किसानों को बीज, सिंचाई, भंडारण और मंडी तक सीधी पहुंच हो, और मार्केट भी देना चाहिए। इनकी सेल बढ़ाने के लिए इनको सेल की हेल्प भी करनी चाहिए। भी ऐसे सेल करोगे माल तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा उनको एडवाइस करनी चाहिए कैसे पॉलिशिंग करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। खादी व गृह उद्योग, कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? रोजगार सृजन में भूमिका। ये क्षेत्र कम पूंजी में ज्यादा रोजगार देते हैं। विशेषकर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को घर के पास काम मिलता रहता है। आजकल तो घर पे भी करके लगा दिए हैं, या चरखे लगा दिए, तो आप वहाँ सूत काट करके और खादी भंडार में दे सकते हैं, तो घर पे भी आया हो सकता। संस्कृति और आत्मनिर्भरता। खादी सिर्फ कपड़ा नहीं है, आजादी और स्वाभिमान का प्रतीक है, विनम्रता का भी प्रतीक है। अगर देश में हर व्यक्ति साल में 1,000 की खादी खरीदे तो लाखों को रोजगार मिल सकता है। सरकारी खरीद में खादी को प्राथमिकता दें। स्कूल ड्रेस, पुलिस वर्दी और जितनी भी ड्रेसेस हैं, मतलब सरकार जो भी ड्रेसेस देती है, नर्सिंग की है या पुलिस की है या अपने ये एयरफोर्स वगैरह की है, एयरलाइंस की है, ये सारी की सारी खादी के कपड़े से बनी हुई हो, तो खादी का और ज्यादा विकास हो सकता। खादी उत्पादों पर टैक्स माफी और सब्सिडी देनी चाहिए। जबकि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने तो खादी के रेडीमेड्स पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, जो बिल्कुल गलत है। ये इसको हटाना चाहिए, हर हालत में हटाना चाहिए। जीएसटी तो किसी भी हालत में नहीं लगनी चाहिए इसके ऊपर। हाथ से बने हुए कपड़ों पर, हाथ से बने हुए उत्पादों पर, चाहे जो भी चीज बन रही हो, उन पे कम से कम भी ये जीएसटी और ये एक्साइज वगैरह ये सब चीजें नहीं लगनी। इससे क्या है कि एक तो स्वयं स्वरोजगार बढ़ता है, और काम मिलता ही है, रोजगार भी मिलता ही है सब लोगों को। ई कॉमर्स के जरिए गांव-गांव के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहिए। क्यों करें सरकार एक समग्र नीति सुझाव? क्या करे सरकार? सरकार को करना चाहिए एग्रीकल्चर में एमएसपी देनी चाहिए, सस्ते बीमे करवाने चाहिए, और जैविक खेती का वो
चालू करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो खेती हो रही है, उत्पादन तो हो रहा है उससे निश्चित रूप से, लेकिन इतना ज्यादा उसमें केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके जहर हैं, वो आदमी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो इस खाद फसलों पे ये यूज करते हैं, उससे आदमी मतलब जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है उसको। तो उसके बाद दवाइयां लेनी पड़ती है उसको कई तरह की, पेट भारी भारी रहता है, गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो अ, ये पशुपालन में भी, जैसे स्थानीय डेयरी, वेटनरी सेवाएं, चारा बैंक, इन सब के ऊपर नीति बनानी चाहिए। खाद्य सब्सिडी डिजाइन अपग्रेड, ऑनलाइन मार्केटिंग, खाद्य और गृह उद्योग के लिए, रोजगार के लिए स्थानीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर, महिला SHG, नारा नीति वाक्य वास्तव, गांव बचेगा देश टिकेगा, खेती और खादी में से भारत फिर से खड़ा होगा, रोजगार चाहिए तो खेत खलियान चरागाह और कर्जे को जी संजीवनी दो। यदि ये सब करेंगे तो हमारे को फिर नए मार्केट भी तलाश तलाश करने पड़ेंगे, और हमारे माल भी बिकेगा, और हमको किसी अमेरिका की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये लग रहा है कि अमेरिका के हम उपनिवेश हों, जैसे वो हमको आदेश देता है वैसे हमको करना पड़ता है। आपको ध्यान होगा, अभी तो खैर नरेंद्र मोदी साहब ने भी उसका विरोध किया है, टैरिफ का, कि भाई हम एग्रीकल्चर को तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये हमारे 60% लोगों का जीवन यापन होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जा रहे थे ट्रंप से मिलने, दूसरी बार जब ट्रंप शपथ लेने के बाद से जो बात हुई, तब कई चीजों में मतलब टैरिफ अपने इच्छा से, मतलब ट्रंप साहब के कहने से नहीं, उनको खुश करने के लिए कई चीजों में टैरिफ कम कर दी अमेरिका के माल की। यहाँ कंपटीशन बढ़ गया। तो ये जो खेल है, इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तो टैरिफ किसी भी हालत में हमारे यहाँ विदेशी माल की टैरिफ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम भी, जब हमारे ऊपर वो 50% टैक्स लगा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लगा रहे। तो ये सारी बातें हैं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।